का आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट बुद्धि में आप सभी का स्वागत है। तो हम ये जीव विज्ञान के हस्तलेखित नोट्स की क्लास में हैं। तो आज हम उपभोक्ता के बारे में पढ़ेंगे। हमने पिछले वीडियो में उपभोक्ता और उसके प्रकारों के बारे में बता दिया था। उपभोक्ता कि ये दो प्रकार का होता है, जैसे कि शाकाहारी और मांसाहारी। फिर शाकाहारी के अंतर्गत वे लोग आते हैं जो मांस नहीं खाते, लेकिन मांसाहारी के अंतर्गत वो आते हैं जो मांस खाते हैं। तो शाकाहारी जैसे खरगोश, गिलहरी, मवेशी, गाय और बकरी ये शाकाहारी होते हैं, और मांसाहारी के अंतर्गत बाघ, लोमड़ी, सांप, शेर ये मांसाहारी होते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता, क्योंकि उपभोक्ता जो है ये तीन प्रकार का प्राथमिक उपभोक्ता और द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता आता है। प्राथमिक उपभोक्ता वे जीव जो पत्तियां तथा कोमल तनों को खाते हैं वो प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। वे जीव जो पत्तियों तथा कोमल तनों को खाते हैं वो प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं, जैसे कि बकरी, खरगोश, गाय आदि। तो ये हैं प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत, अर्थात जो मांस नहीं खाते हैं वो कि जो केवल पत्तियों और मुलायम कोमल तनों को खा जाते हैं वो प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं। द्वितीयक उपभोक्ता वे जीव जो प्राथमिक उपभोक्ता को खाते हैं। द्वितीयक उपभोक्ता क्या है? जो प्राथमिक उपभोक्ता को खा जाएं वो द्वितीयक उपभोक्ता कहलाते हैं। तो द्वितीय उपभोक्ता के अंतर्गत मेढक, शेर, चीता आदि आता है। तृतीयक उपभोक्ता वे जीव जो द्वितीयक उपभोक्ता को खाते हैं वो तृतीयक उपभोक्ता कहलाते हैं, जैसे कि सांप और गिद्ध। सर्वाहारी क्या है? वे जीव जो उत्पादक तथा उपभोक्ता दोनों को खाते हों वो सर्वाहारी कहलाते हैं, जैसे कि मशरूम, टाइजोपस आदि। मृताहारी वे जीव जो मरे तथा सड़े गले जीवों अथवा पादपों को खाते हैं वो मृताहारी कहलाते हैं। वे जीव जो मरे तथा सड़े गले जीवों अथवा पादपों को खा जाते हैं वो मृताहारी कहलाते हैं। अब घटक क्या है? वे जीव जो मृत्यु शरीर को अपघटित करके उसे समाप्त कर देते हैं अपघटक कहलाते हैं। वे जीव जो मृत शरीर को अपघटित करके उसे समाप्त कर देते हैं अपघटक कहलाते हैं, जैसे कि कवक। क्या है? कवक, जीवाणु ये क्या है? यह एक अपघटक है। ये मृत जीव जंतु को खा करके उसका सफाया कर देते हैं। पारितंत्र के कार्य, पारितंत्र के जो कार्य होते हैं पदार्थ अथवा पोषण चक्र और जैवीय नियंत्रण करता है। पर्यावरण के द्वारा जीव तथा जीव के द्वारा पर्यावरण का नियंत्रण करता है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह, पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह, पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवेश, रूपांतरण तथा बंटवारा ऊष्मागतिकी के नियम का पालन करता है। पारितंत्र में ऊर्जा का जो प्रवेश है, रूपांतरण तथा बंटवारा ये ऊष्मागतिकी के नियम का पालन करता है। पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशात्मक होता है। पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह लिंडमैन के नियम के अनुसार होता है। पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह जो है ये लिंडमैन के नियम के अनुसार होता है। पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशात्मक होता है। इस नियम के अनुसार एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर तक केवल 10% ऊर्जा ही स्थानांतरित होती है, शेष 90% ऊर्जा व्यर्थ हो जाती है। किसी पारितंत्र में ऊर्जा का मूल स्रोत सूर्य है। किसी पारितंत्र में ऊर्जा का जो स्रोत है वो मुख्य रूप से सूर्य ही है। किसी पारितंत्र में खाद्य श्रृंखला जितनी छोटी होती है ऊर्जा का ह्रास उतना ही कम होता है। किसी पारितंत्र में खाद्य श्रृंखला जितनी छोटी होती है ऊर्जा का ह्रास उतना ही कम होता है। खाद्य श्रृंखला अथवा फूड चेन, उत्पादों से उपभोक्ताओं तक ऊर्जा के हस्तांतरण की प्रक्रिया श्रृंखला खाद्य श्रृंखला कहलाती है। जैसे कि घास को कीड़े खाते हैं और कीड़े को मेढक, मेढक को सांप, सांप को बाज खाता है। तो यह एक जाल है, जाल में बना हुआ है। जो उत्पाद हैं क्या है? ये उत्पाद से उपभोक्ता तक ऊर्जा का हस्तांतरण ही प्रक्रिया क्या है? खाद्य श्रृंखला कहलाती है। विभिन्न खाद्य श्रृंखलाएं आपस में मिलकर के एक
तंत्र बनाती हैं जो खाद्य जाल कहलाती हैं। एक तंत्र का निर्माण करती हैं जो खाद्य जाल बनाती हैं। विभिन्न खाद्य श्रृंखलाएं आपस में मिलकर के एक तंत्र बनाती हैं जो खाद्य जाल कहलाती हैं। खाद्य जाल के प्रकार। परभक्षी खाद्य जाल। परभक्षी खाद्य जाल हरे पौधे, छोटे जंतु, बड़े जंतु। परजीवी खाद्य श्रृंखला बड़े जंतु और छोटे जंतु। मृतजीवी खाद्य श्रृंखला मृत प्राणियों और सूक्ष्म जीवों की ओर। पोषण स्तर एवं खाद्य स्तर क्या है? वह किसी जीव की खाद्य श्रृंखला में उसके खाने की आदत के अनुसार एक विशिष्ट स्थान होता है। यह किसी जीव की खाद्य श्रृंखला में उसके खाने की आदत के अनुसार एक विशिष्ट स्थान होता है। जैसे कि प्राथमिक उपभोक्ता सबसे नीचे, उसके बाद प्राथमिक उपभोक्ता उत्पादक होते हैं। पहला है लास्ट में उत्पादक होंगे, फिर उसके बाद प्राथमिक उपभोक्ता, फिर द्वितीयक उपभोक्ता, फिर तृतीयक उपभोक्ता आती है। और इससे ऊर्जा का हस्तांतरण 10% लिंडमैन के नियम के अनुसार होता रहता है। पारिस्थितिकी पिरामिड क्या है? किसी पारिस्थितिकी तंत्र की पोषण संरचना का ग्राफीय निरूपण पारिस्थितिकी पिरामिड कहलाता है। किसी पारिस्थितिकी तंत्र के पोषण संरचना का ग्राफीय रूप या निरूपण पारिस्थितिकी पिरामिड कहलाता है। पारिस्थितिकी पिरामिड सीधा, उल्टा अथवा त्रिकोणरूपी हो सकते हैं। तो पारिस्थितिकी पिरामिड ये सीधा, उल्टा अथवा त्रिकोणरूपी हो सकता है। पारिस्थितिकी पिरामिड के प्रकार। तो ये 3 प्रकार का होता है। पहला है जम्मू का संख्या का पिरामिड, दूसरा है जीवभार का पिरामिड, तीसरा है ऊर्जा का पिरामिड। तो ये 3 प्रकार के होते हैं। पारिस्थितिकी पिरामिड के 3 प्रकार होते हैं। एक है संख्या का पिरामिड, दूसरा है जीवभार, तीसरा है ऊर्जा का पिरामिड। तो संख्या का पिरामिड प्रत्येक पोषण स्तर जीवों की संख्या का ग्राफीय निरूपण कहलाता है। संख्या का पिरामिड जो है प्रत्येक पोषण स्तर जीवों की संख्या का ग्राफीय निरूपण कहलाता है। किसी घास तंत्र या तालाब तंत्र के लिए ये पिरामिड सीधा होता है। तो ऊर्जा का जो पिरामिड है, संख्या का पिरामिड प्रत्येक पोषण स्तर जीवों की संख्या का ग्राफीय निरूपण कहलाता है। किसी घास का तंत्र या तालाब तंत्र के लिए यह पिरामिड सीधा बनता है। वन पारितंत्र के लिए उल्टा पिरामिड होता है, वहीं परजीवी खाद्य श्रृंखला का पिरामिड उल्टा होता है। तो घास तंत्र का जो पिरामिड बनेगा तो वो सीधा बनेगा, और तालाब तंत्र का जो पिरामिड बनेगा ये भी सीधा बनेगा। वन पारितंत्र का पिरामिड उल्टा बनता है, परजीवी खाद्य श्रृंखला का पिरामिड भी उल्टा बनता है। अब यहाँ पे पिरामिड है जो प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक जो उच्च होते हैं वो मांसाहारी होते हैं। उत्पादक के अंतर्गत पेड़ पौधे और कुछ कीट इंसेक्ट आते हैं। फिर प्राथमिक उपभोक्ता जो शाकाहारी, मेढक, फिर प्राथमिक मांसाहारी, फिर द्वितीयक मांसाहारी होते हैं, मांसाहारी और होते हैं। फिर अगला है तालाब तंत्र का पिरामिड। तो यहाँ पे देख सकते हैं तालाब तंत्र का पिरामिड सीधा बना हुआ है। तो इसके प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत अगर देखा जाए तालाब तंत्र में तो प्लेग कैंट्स आ जाते हैं। फिर द्वितीयक में छोटी मछली आती है, प्राथमिक उपभोक्ता में द्वितीयक छोटी मछली आती है, द्वितीयक उपभोक्ता में बड़ी मछली आती है, बड़ी मछली के बाद बगुला आता है जो तृतीयक उपभोक्ता के अंतर्गत आता है। वही अगर देखा जाए ये इसका उल्टा पिरामिड है जो अति परजीवी है, परजीवी को खाते हैं, शाकाहारी, फिर उत्पादक, ये उत्पादक है, उत्पादक से शाकाहारी, शाकाहारी से परजीवी, फिर अति परजीवी आ जाते हैं। जैव भार का पिरामिड, ऐसा पिरामिड जिसमें प्रत्येक स्तर पर जीव भार को दर्शाया जाता है। ऐसा पिरामिड है जिसमें प्रत्येक स्तर पर जीव भार को दर्शाया जाता है। किसी वन या भूमि पारिस्थितिकी तंत्र के लिए यह पिरामिड सीधा तथा जलीय पारितंत्र के लिए उल्टा होता है। इसीलिए जैव भार जो होता है ये उल्टा और सीधा दोनों प्रकार का पिरामिड बनता है। ऊर्जा का पिरामिड,
ऊर्जा का पिरामिड जो है ये हमेशा सीधा बनता है और विभिन्न पोषक स्तरों पर ऊर्जा का ग्राफीय निरूपण होता है और यह पिरामिड सदैव सीधा बनता है। उत्पादकता। सकल प्राथमिक उत्पादकता प्राथमिक उत्पादकों के द्वारा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप बनाए गए कार्बनिक पदार्थों की कुल मात्रा को सकल प्राथमिक उत्पादकता कहते हैं। ये प्राथमिक उत्पादकता। शुद्ध प्राथमिक उपभोक्ता। प्राथमिक उत्पादकों के द्वारा संचित कार्बनिक पदार्थ की मात्रा को शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता कहा जाता है। प्राथमिक उत्पादकों के द्वारा संचित कार्बनिक पदार्थों की मात्रा को शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता कहते हैं। द्वितीयक उत्पादकता क्या है? उपभोक्ताओं के विभिन्न स्तरों के द्वारा अधिक मात्रा में संचित कार्बनिक पदार्थ के लिए जीव भार में हुई वृद्धि को द्वितीयक उत्पादकता कहा जाता है। जैव रासायनिक चक्र क्या है? जैव रासायनिक चक्र पोषक तत्वों तथा महत्वपूर्ण लघु तथा दीर्घ तत्वों का जैविक से अजैविक तथा अजैविक से पुनः जैविक घटकों में प्रवाह होता रहता है। इसी चक्र को जैव भू रासायनिक चक्र कहा जाता है। जैव भू रासायनिक चक्र क्या है कि पोषक तत्वों तथा महत्वपूर्ण लघु तथा दीर्घ तत्वों का जैविक से अजैविक अजैविक से पुनः जैविक घटकों में प्रवाह होता रहता है। इसी चक्र को जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। ये मुख्यतः 6 होते हैं, जैसे कि 6 तत्व पोषक तत्वों के निर्माण में सहायक हैं। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस और सल्फर। हमारे पारितंत्र के प्रमुख जैव भू रासायनिक चक्र के अंतर्गत कार्बन चक्र, फास्फोरस चक्र, नाइट्रोजन चक्र और सल्फर चक्र आते हैं। तो यहाँ पर है कार्बन चक्र के बारे में जानते हैं कि वायुमंडल में कार्बनिक और कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में पाया जाता है। कार्बन चक्र जो है ये वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में पाया जाता है। हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग कर भोजन कार्बनिक पदार्थ बनाते हैं और विषमपोषी जीव कार्बनिक पदार्थ को भोजन के रूप में उपयोग करते हैं। विषमपोषी जीव जो हैं ये कार्बनिक पदार्थ को भोजन के रूप में उपयोग करते हैं। जीवों के श्वसन, ईंधन के जलने तथा कार्बनिक पदार्थों के अपघटन के परिणाम स्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में चली जाती है। जीवों के श्वसन, ईंधन के जलने तथा कार्बनिक पदार्थों के अपघटन के परिणाम स्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में चली जाती है। जीवों के श्वसन, ईंधन के जलने तथा कार्बनिक पदार्थों के अपघटन के परिणाम स्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में चला जाता है। नाइट्रोजन चक्र वायुमंडल में नाइट्रोजन 78% है, जो पौधों को नाइट्रेट अथवा अमोनियम यौगिकों के रूप में प्राप्त होती है। इसमें से 4 स्टेज होते हैं। पहला है नाइट्रोजन स्थिरीकरण। नाइट्रोजन का सूक्ष्म जीवों के स्थिरीकरण नाइट्रोजन का सूक्ष्म जीवों के कारण के स्थिरीकरण असहजीवी नीला हरित एजोटोबैक्टर सहजीवी राइजोबियम आते हैं। सहजीवी जो हैं ये राइजोबियम है। नाइट्रोजनी या नाइट्रीकरण अमोनिया को नाइट्रेट में बदलना और नाइट्रोसोमोनास नाइट्रोबैक्टर जैसे जीवाणुओं के द्वारा होता है। अमोनीकरण जंतुओं के मृत शरीर से अमोनिया बनाने की प्रक्रिया अमोनीकरण कहलाती है। बेसिलस रेमोसेस, बेसिलस बल्गोरियस जैसे जीवाणुओं के द्वारा। विनाइट्रीकरण क्या है? अमोनियम यौगिकों का स्वतंत्र नाइट्रोजन में परिवर्तित करना। अमोनियम यौगिकों का स्वतंत्र नाइट्रोजन में परिवर्तित करना ये विनाइट्रीकरण कहलाता है। थायोबैलिसस और डिनाइट्रीफिकेंस, माइक्रोफोकस डिनाइट्रीफिकेंस जैसे जीवाणुओं के द्वारा। गैसीय चक्र कार्बन चक्र, नाइट्रोजन चक्र। तलछटी चक्र के फास्फोरस सल्फर चक्र। फास्फोरस क्या है? फास्फोरस न्यूक्लिक अम्ल, कोशिका झिल्ली, कोशिका ऊर्जा स्थानांतरण प्रक्रिया,
हड्डियां, दालों आदि प्रमुख घटक हैं। फास्फोरस के द्वारा या फास्फोरस को पौधे अपने जोड़ों के द्वारा आर्थोफास्फेट के रूप में ग्रहण करते हैं। फास्फेट को पौधे अपने जड़ों के द्वारा आर्थोफास्फेट के रूप में ग्रहण करते हैं। द्वितीयक उत्पादक फास्फोरस को कार्बनिक रूप में प्राथमिक उत्पादों से प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से ग्रहण करते हैं। विभिन्न पोषण स्तरों पर जीवों की मृत्यु के पश्चात सूक्ष्म जीव मृत शरीर में उपस्थित कार्बनिक फास्फोरस में परिवर्तित कर देते हैं। घुलनशील अकार्बनिक फास्फोरस पुनः पौधों के द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। अकार्बनिक फास्फोरस से पौधों के द्वारा ग्रहण कार्बनिक फास्फोरस में रूपांतरण फिर है जंतुओं के द्वारा ग्रहण कार्बनिक फास्फोरस, मृत्यु और अपघटन अकार्बनिक फास्फोरस। सल्फर चक्र क्या है? मिट्टी से सल्फेट, फिर जल, पौधे और जंतु बनते हैं। पादप शारीरिक ये दो प्रकार का होता है, एक है क्रिप्टोगैमी, दूसरा है कैंड्रोगैमी। बिना फूल तथा बीज वाले पादप को क्रिप्टोगैमी और कैंड्रोगैमी जो है ये कैंड्रोरोगी या कैंड्रोगैमी फूल तथा बीज वाले पादप। और क्रिप्टोगैमी इसके 3 भाग होते हैं, थैलाफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। वही कैंड्रोगैमी के 2 भाग होते हैं, एक है नगन बीज जिसे हम जिम्नोस्पर्म कहते हैं, दूसरा है एजियोस्पर्म जिसके अंतर्गत एक बीजपत्र और द्विबीजपत्री आता है। पौधों का वर्गीकरण। पौधों का वर्गीकरण तो पौधे के वर्गीकरण में जैसे कि शाखाएं आती हैं। कहाँ हैं? शाखाएं छोटे पादप, मुलायम पादप तथा लंबाई से कम होती हैं, शाखाएं कहलाती हैं, जैसे कि गेहूं, चावल, टमाटर, सरसों आदि। झाड़ियां मध्यम ऊंचाई पादप, लकड़ी जैसे बने तने के पास से शाखाएं हैं। वृक्षविंड लंबे कठोर तने, अत्यधिक शाखाएं हैं। पादप के भाग। मूसला जड़ जो है ये मुख्य जड़ जिसके पार्श्व से शाखाएं निकलती हैं, मूसला जड़ कहलाती हैं। अब हम जड़ के बारे में पढ़ेंगे तो जड़ के अंतर्गत एक आता है मूसला जड़। ये मुख्य जड़ जिसके पार्श्व से शाखाएं निकलती हैं, प्रायः द्विबीजपत्री पादपों में उपस्थित होता है। और चुकंदर, गाजर मूली और शलजम ये इसके मूसला जड़ों के उदाहरण हैं, जैसे कि चुकंदर, गाजर, मूली, शलजम आदि। रेशेदार जड़ जो हैं अपस्थानिक जड़ या जकड़ा जड़। तने के आधार से उनके जड़ें एक बीजपत्री पादपों में उपस्थित होता है, जैसे कि गेहूं, चावल, मक्का इत्यादि। यह एक बीजपत्री पौधों में उपस्थित हैं। तना पादप का मुख्य शरीर जिसमें फल, फूल तथा पत्तियां लगती हैं, तना कहलाता है। सभी भागों में भोजन तथा पानी के परिवहन में सहायक है। कमजोर तने वाले पौधे को हम लता कहते हैं, जैसे कि घास। पादप जिन्हें सपोर्ट की आवश्यकता होती है, जैसे कि आरोही, जैसे कि अंगूर, मटर आदि। पत्तियां एक बीजपत्री फिर द्विबीजपत्री। समांतर सिराएं विन्यास होगा तो वो एक बीजपत्री कहलाएगा, अर्थात जिसमें समांतर सिरा विन्यास होगा तो वो एक बीजपत्री। और द्विबीजपत्री जल का सिरा विन्यास बनाती हैं, वो द्विबीजीय पत्री कहलाती हैं। एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री में क्या प्रमुख अंतर है? तो जड़ की बात होगी तो एक बीजपत्री की जड़ें रेशेदार होती हैं और द्वितीय की मूसलाधार। बीज की बात करें तो बीज का एक भाग होता है, वही द्विबीजपत्री में 2 बार होता है। समांतर शिरा विन्यास एक बीजपत्री में, वही जल का शिरा विन्यास होता है। फूल की बात करेंगे 3 या 3 के गुणांक में पंखुड़ियाँ, 4 या 5 पंखुड़ी।
पादप पत्तियों की खाद्य फैक्ट्री। विभिन्न आकृति तथा आकार में विद्यमान पर्णहरित की उपस्थिति के कारण हरे रंग की पर्णहरित में मैग्नीशियम धातु का प्रधानता। पादप में पोषण स्वपोषी पोषण। पादप में भोजन बनाने की प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में प्रयोग कच्चे पदार्थ जो सूर्य का प्रकाश अथवा क्लोरोफिल। ये इसका प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रयुक्त होने वाला ये क्या है, समीकरण है। वो C6CO2 + 6H2O मिलकर के प्रकाश की उपस्थिति में और क्लोरोफिल की उपस्थिति में ये ग्लूकोज और ऑक्सीजन का निर्माण करता है। ऑक्साइड मतलब कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में ऑक्सीजन जल के टूटने से प्राप्त होता है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में ऑक्सीजन जल के टूटने से होती है। पौधों का संग्रहित भोजन। परपोषी परजीवी अमरबेल और कीटभक्षी पौधे में घटपर्णी आता है। पौधों में परिवहन संवहन ऊतक के द्वारा जाइलम तत्व तथा खनिज का परिवहन करते हैं। फ्लोएम भोजन का परिवहन पौधों के सभी भागों में परिवहन करता है। पौधों में जनन। अब कोशिका विज्ञान के बारे में जानना है, तो कोशिका विज्ञान के बारे में हम अगली क्लास में पढ़ते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक आप पढ़ते रहें और समझते रहें। वीडियो में अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर भी करें। तब तक के लिए नमस्कार।